माइक्रोस्कोपी को हम कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल पढ़ा था। डिफरेंट जो लेंस है, कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस लेंस है, उनका मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्विंग पावर क्या होता है, ये सब देखा था। एक जो खास बात की हमने देखा था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब नेचर में इतने माइन्यूट ऑब्जेक्ट भी हैं, इतने छोटे माइक्रोब्स भी हैं, जैसे वायरस वगैरह है, या आप कोई सेलुलर सेल ऑर्गेनेल है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप काफी नहीं होता। तो नॉल और रस्का नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उसके बाद एक तरह से विज्ञान के युग में क्रांति आ गई। हम विज्ञान को ही दो भागों में बांट सकते हैं, बिफोर द इरा ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड आफ्टर द इरा ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात माइक्रोबायोलॉजी में मतलब इतनी डीप स्टडी हुई और हमें सारे सब सेलुलर ऑर्गेनेल, मैकेनिज्म, प्रोटीन स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिटेल हमको जानकारी मिल सकी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इससे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके दो वेरिएशन हैं, जिसको कहते हैं, एक पहला है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। चलिए, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है? डार्क फील्ड देखिए, हमारा अगर यहां पर स्पेसिमेन है, अगर ये लाइट सोर्स है, तो हमने पढ़ा था कि इससे जो इंसिडेंट लाइट है वो कंडेंसर लेंस में आती है और कंडेंसर लेंस से लाइट जो है स्पेसिमेन में से होकर जाती है और आगे फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में आती है। मतलब लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो स्पेसिमेन से होकर के जाती है। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऐसी व्यवस्था होती है कि मान लो ये स्पेसिमेन है तो लाइट को उस एंगल से इस पर डाला जाता है कि लाइट कभी भी स्पेसिमेन से होकर नहीं जाती, बल्कि इससे टकरा करके जो बेंड होती है, यानी जो मुड़ जाती है या जो बिखर जाती है, वही लाइट आगे आईपीस लेंस तक जाती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। वो लाइट जो स्पेसिमेन से होकर नहीं जाती है बल्कि स्पेसिमेन से टकरा करके या तो बिखर जाती है या मुड़ जाती है, ऐसी लाइट जब ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस लेंस में जाती है तो अब जो इमेज बनती है वो क्लियर होती है। और किस स्पेसिमेन के लिए ये ज्यादा उपयोगी होती है? जो अनस्टेंड हो, जिनको रंजित नहीं किया गया हो और जो पारदर्शी हो। विशेष करके बैक्टीरिया की स्टडी के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें इमेज ऐसी बनती है कि आपको जो सरफेस एरिया वो तो ब्राइट दिखाई देगा और अंदर का जो स्पेसिमेन है वो डार्क दिखाई देगा। तो आपको जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस है, उसकी एक्सटर्नल सरफेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये सारा आपको ब्राइट दिखाई देगा, जबकि जो बीच का स्पेसिमेन है वो डार्क दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमारे स्पेसिमेन के अंदर से होकर गई ही नहीं है। ये कहलाती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोपी का ही वर्जन है और इसका जो मेन उपयोग है वो विशेष करके जीवाणुओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। चलिए, अब एक और वर्जन है लाइट माइक्रोस्कोपी का, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, जिसका नाम है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी।
देखिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि मान लो जैसे कोई स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है, हो सकता है स्पेसिमेन्स का कोई पार्ट बहुत थिक हो, कोई पार्ट बहुत लाइट हो, है ना। इस तरह से इसमें अलग अलग वेरिएशन हो सकती है। तो जब ऐसे स्पेसिमेन से लाइट गुजरती है तो हो सकता है किसी डेंस पार्ट से लाइट बिल्कुल टकरा जाए, आगे नहीं जाए, किसी से बिल्कुल निकल जाए, किसी से उसकी लाइट की फेज चेंज हो जाए, बेंट हो जाए। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है उसके अलग अलग पार्ट्स की डेंसिटी कैसी है, उससे लाइट बेंड भी होती है, बिखर भी जाती है, डिफ्रैक्टेड होती है, रिफ्रैक्टेड होती है, और उससे जो फाइनली इमेज बनती है वो हमारे कहलाती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जो टिपिकली बेस्ड होती है कि लाइट स्पेसिमेंस में से जाती है तो किस भाग से वो डिफ्रैक्टेड होती है, किस भाग से रिफ्रैक्टेड होती है। इससे ये पता लगाया जाता है कि वो जो सेल ऑर्गेन, वो जो स्पेसिमेन है उसकी आंतरिक रचना कैसी है, कहाँ डेंस है, कहाँ लाइट है। इस तरह से ये होती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। और इसका विशेष उपयोग होता है हमारे जो कोशिकांग है उनकी स्टडी के लिए, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो सब सेल्यूलर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी सबसे बेहतर होती है। तो उसके लिए डिवाइस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। चेंज क्या करना पड़ता है कि मान लो हमारा ये लाइट सोर्स है और ये कंडेंसर लेंस है, तो जो लाइट निकलती है पहले यहां पर एक सर्कुलर प्लेट रखी जाती है और उस प्लेट से फिर लाइट कंडेंसर लेंस पे पहुंचती है। इसका नाम है एन्युलर डायफ्राम। ये एन्युलर डायफ्राम बीच में यूज में किया जाता है। और इसी तरह से जब ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पहुंचती है तो उससे पहले भी एक प्लेट लगाई जाती है जिसको कहते हैं फेज प्लेट। इसका काम है रिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड लाइट को अलग अलग करके दिखाता है, फाइनल इमेज बनती है। तो डिवाइस में थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमको। ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले फेज प्लेट लगानी पड़ती है, कंडेंसर लेंस से पहले हमको एन्युलर डायफ्राम लगाना पड़ता है, ताकि हम कोशिकांगों की आंतरिक संरचना को अच्छी तरह से समझ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट माइक्रोस्कोपी। नाउ we will take the point of electron microscopy. So first of all, why there is a need of electron microscopy? Because of the limitation of the light microscopy up to just 0.2 माइक्रोमीटर, एक लिमिट है, ज्यादा रेजोल्यूशन, ज्यादा बड़े इमेज को नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टेक्निक आई, जो 0.10 nm यानी बहुत सूक्ष्म साइज होती है, nm नैनोमीटर कहते हैं, इतनी साइज के माइक्रोस्कोप भी ये एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझने से पहले कुछ बेसिक्स हमको समझने होंगे कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है। नंबर 1, हमारे वहां लाइट सोर्स कोई भी हो सकता था, एक सिंपल बल्ब भी हो सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर लाइट सोर्स जनरली कोई एलिमेंट होता है, जैसे मेटल का है, टंगस्टन वगैरह, और इससे लाइट नहीं निकलती बल्कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारे स्पेसिमेन, हमारे टिश्यू स्लाइड में से होकर जाते हैं और उससे फाइनल इमेज बनती है। तो यहां पर मुख्य आधार लाइट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन एक तरह से हमारा जो एक्सरे होता है, एक्सरे कैसे काम करता है कि एक्सरेज जो होती हैं वो हमारे शरीर में से होके जाती है और बोन्स की फाइनल इमेज बना देती है। तो हमारा जो भी टिश्यू है, सैंपल है, उसमें से होकर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो फाइनली जाकर एक पैटर्न बनाते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की एक समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन
अगर किसी मार्ग से जाते हैं वहां एयर है तो एयर के दूसरे मॉलिक्यूल भी इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आवश्यकता यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो भी आप पाथ काम ले रहे हैं वहां पर वैक्यूम होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या तो वो स्पेसिमेन तक नहीं पहुंच पाएंगे या स्पेसिमेन से हमारे फाइनली आई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक तो वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती है, दूसरा लाइट सोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है जो जनरली टंगस्टन होता है। और तीसरी बात कि इसमें स्पेसिमेन को स्टेन करना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें जो स्टेनिंग है वो सामान्य स्टेन से नहीं की जाती। इसमें हैवी मेटल जो होते हैं, गोल्ड है या जनरली ओस्मियम टेट्राक्लोराइड है, ऐसे स्टेन से स्टेनिंग करते हैं। ओस्मियम टेट्राक्लोराइड या गोल्ड से इसको स्टेन किया जाता है। तो यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोपी के दो प्रकार पढ़े थे, इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो है सैम और दूसरा है टेम। सैम का मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और इसका नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, दोनों का अंतर क्या है ये बता देता हूं। इसकी कैपेसिटी है वो 0.10 nm और इसकी जो है सैम की वो 10 nm। अब प्रिंसिपल समझिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से होकर जाते हैं, अंदर से होकर जाते हैं और फाइनली इमेज बनाते हैं। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो केवल इसकी बाहर जो सरफेस है उसको स्कैन करती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये इससे टकराई, अब यहां पर इसके टकराने से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फाइनली एक कैथोड ट्यूब होती है, वहां पर उसकी इमेज बन जाती है। तो डिपेंड करता है कि ये बीम किस एंगल से टकरा रही है। जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो फाइनली इमेज बनाते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन स्कैन करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से होकर के जाते हैं। अब इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो जनरली सेल ऑर्गेनेल, वायरस या बैक्टीरिया की जो एक्सटर्नल सरफेस है, बाहरी, जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गई तो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर कैसी है उससे ये पता, इस विधि द्वारा उसका पता लगाया जाता है। तो 3D स्ट्रक्चर बनती है एक्सटर्नल सरफेस की, क्योंकि उसमें केवल बाहर से स्कैन होता है और एक पैटर्न बन जाता है। और हमारे जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो प्रोटीन है, वायरस है या सेल ऑर्गेनेल है, उनकी शेप कैसी है उसको पता लगाने में, डिटेक्ट करने में जनरली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों है सैम और टेम। अब दोनों का बेसिक पैटर्न कैसा होता है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उसको बना लीजिएगा। चलिए पहले हम बनाते हैं टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टेज क्या होती है। देखिए, ये तो है हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो फाइनली किस पर जाएगा, हमारे स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन है हमारा। तो यहां पर भी वही लेंस, इलेक्ट्रॉन सोर्स हमारा फाइनली स्पेसिमेन पे जाएगा और उसके बीच में, चलिए हम इसको इमेज ले लेते हैं।
मान लो ये स्पेसिमेन है और ये इमेज है और इसमें बीच में लेंस होते हैं, वही कंडेंसर लेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन यहाँ पर लेंस की विशेषता होती है, ये लेंस भी कैसे होते हैं, नॉर्मल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। वहां पर नॉर्मल लेंस थे, यहाँ पर हमारे जो लेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लेंस होता है, देखिए ये तो हुआ हमारा कंडेंसर लेंस, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हुआ हमारा प्रोजेक्टर लेंस। तो आप ये बना लीजिए, उसके बाद हम सेम का पैटर्न देख लेते हैं। ये हमारी फाइनल इमेज बन रही है, यहां पर ये स्पेसिमेन है, उसके अंदर से होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पास नहीं होते, सिर्फ स्कैन करते हैं। किसको, हमारी स्पेसिमेन को ये स्कैन करते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिमेन है, यहां पर भी सेम लेंस होता है, उसके बीच में यहां पर एक स्पेशल एपरेटस काम में लेते हैं जिसको बीम डिफ्लेक्टर कहते हैं। अब ये जैसे ही बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम स्पेसिमेन पर गिरती है, इससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे उसको एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसकी इमेज फाइनली एक कैथोड रे ट्यूब में बन जाती है ना, ये डिटेक्टर है। और ये ठीक है, तो स्पेसिमेन हमारा लास्ट में, इस लेंस से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन बीम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक सतत धारा है, ये स्पेसिमेन से टकरा करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है और इमेज कैथोड रे ट्यूब में बन जाती है। तो ये हमारे एपरेटस है या प्लानिंग है सेम के इंस्ट्रूमेंट की, है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।